मेरे प्यारे मित्रों, नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे एवं आप सभी की तैयारियाँ भी अच्छे से चल रही होंगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एनसीईआरटी की पुस्तक सभी छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होती है। चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, रेलवे के किसी भी पद का एग्ज़ाम हो, यूपी पीसीएस हो, बीपीएससी हो या किसी भी स्टेट का पीसीएस हो, उन सभी में एनसीईआरटी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एलटी ग्रेड, यूजीसी नेट, टीईटी, टीआरई, यहाँ तक कि यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र भी एनसीईआरटी को पढ़ते हैं और इसी से अपने अध्ययन को प्रारंभ करते हैं। एनसीईआरटी जो पुस्तक है वो एक वृक्ष के जड़ की तरह है। जैसे कि इसको पढ़ने के बाद ही हम लोग आगे की जितनी भी सारी पुस्तकें हैं वो सभी हम पढ़ें तो हमें समझ में आ पाता है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि एनसीईआरटी ही बेस है। तो एनसीईआरटी को हम सभी शुरू करेंगे पढ़ना और उसमें जो एनसीईआरटी का सामाजिक विज्ञान है पहले हम लोग उसको कवर करने का प्रयास करेंगे और इस पुस्तक का नाम है यूथ कंपटीशन टाइम्स, जो कि आप सभी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। यूथ कंपटीशन टाइम्स को हमने इसलिए आप सभी के लिए चुना कि ये जो पुस्तक है इसमें जो पुस्तक कक्षा 6 से लेकर के 10 तक, 11 तक, 12 तक है। तो 12 तक की पुस्तकें एक जड़ के रूप में काम करती हैं, एक वृक्ष के जड़ के विषय में जैसे कि मैंने बताया, एक बेस के रूप में काम करती है। तो हम सभी उसको पहले पढ़ने का प्रयास करेंगे ताकि और भी जो पुस्तकें हैं पढ़ें जब हम लोग तो वो चीज़ें समझ में आएँ। इस पुस्तक में कक्षा 6 से लेकर 10 तक इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र को शामिल किया गया है। इस पुस्तक को जैसे ही हम लोग समाप्त करेंगे और हम लोग उसके बाद कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 10 तक के विज्ञान विषय को भी कवर करने का प्रयास करेंगे। इस पुस्तक की विशेषता यह है कि जो लोग रिवाइज़ करना चाहते हैं, जो पहले एनसीईआरटी पढ़ लिए हैं या फिर जो कभी एनसीईआरटी को पढ़े ही नहीं हैं और समय उनके पास कम है और वो किसी भी कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हों, चाहे मैंने जैसा कि आपको बताया कि रेलवे हो, एसएससी हो, एलटी ग्रेड अभी होने वाला है आगे, या फिर बीपीएससी टीआरई का भी जो चल रहा है प्लानिंग, या फिर सीटेट हो, किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, उन सब में एनसीईआरटी की महत्वपूर्ण भूमिका है और एनसीईआरटी का एक तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग आज कक्षा 6 के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन को शुरू करते हैं, जो कक्षा 6 के नागरिक शास्त्र की पुस्तक है। इन पुस्तक के जो भी मुख्य बिंदु हैं उसको हम लोग देखेंगे और इसके बाद जो इस चैप्टर से रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं या फिर पूछे गए हैं उनको हम सभी कवर करने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं अध्याय 1, विविधता की समझ। भारत में विविधता। भारत विविधताओं का देश है।
हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्योहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। लेकिन गहराई से सोचे तो वास्तव में हम एक ही तरह की चीजें करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके अलग हैं। हम विविधता को कैसे समझें? करीब दो सवा 200 वर्ष पहले, जब रेल, हवाई जहाज, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। वे पानी के जहाज में, घोड़ों या ऊंट पर बैठकर जाते या फिर पैदल चलकर। लोग जब नई जगह में बसना शुरू करते थे, तो उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था। कुछ चीज़ें वे नई जगह की अपना लेते थे और कुछ चीज़ों में वे पुराने ढर्रे पर ही चलते रहते थे। इस तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए और पुराने का मिश्रण होता रहता था। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता और धीरे धीरे एक मिश्रित यानी मिली जुली संस्कृति उभरती। अगर अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा कि किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने में योगदान किया है। इस तरह से कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते थे। भारत के दो भागों लद्दाख और केरल के उदाहरण के जरिए यह समझने की कोशिश करें कि किसी क्षेत्र के विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ता है। लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है, क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती और यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ पर निर्भर रहते हैं, यानी कि जब पीने की पानी की आवश्यकता पड़ती है तो लोग गर्मी में महीनों भर यह प्रतीक्षा में रहते हैं कि बर्फ कब पिघलेगा। इसी प्रकार से यहाँ के लोग एक खास किस्म के बकरी को पालते हैं, जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। यह ऊन कीमती है, इसलिए पश्मीना शाल बड़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शालें बुनी जाती हैं। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि पश्मीना शालें कहाँ बुनी जाती हैं, और इससे ऑप्शन पूछा जा सकता है जिसमें कश्मीर रहेगा, बिहार रहेगा, झारखंड रहेगा। इस तरह से ऑप्शन बनाया जा सकता है, प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जो कि हम सभी को इस चैप्टर के लास्ट में कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। उसका हम लोग, जैसे कि मैंने बताया था, उसके हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। तो आगे पढ़ते हैं। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज, खास तरह का जो छेना होता है एवं मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होती है। रेगिस्तान होने का यह मतलब नहीं कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया, क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुँचते थे, जिसे आज तिब्बत कहते हैं। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तब तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। तो तिब्बत का जो ग्रंथ है केसर सागा, वो लद्दाख लद्दाख में प्रचलित है। अब हम लोग कश्मीर के बारे में पढ़ लिए और लद्दाख के बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग केरल के बारे में पढ़ेंगे। भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने, जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। केरल में मनाए जाने वाले त्योहार ओणम का एक विशेष आकर्षण है नाव प्रतियोगिता। वास्को डिगामा पानी के जहाज से यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना।
इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिनमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध धर्म शामिल है। चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं और उन्हें चीन वल्ला कहते हैं। तलने के लिए जो लोग बर्तन का इस्तेमाल करते हैं उसे चिन्ना चट्टी कहते हैं। इसमें चिन्ह शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी। विविधता में एकता। भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए और अंग्रेजों का अलग अलग तरीकों से विरोध किया। अंग्रेजों ने सोचा था कि वे भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं क्योंकि उनमें काफ़ी विविधताएं हैं और इस तरह उनका राज चलता रहेगा। मगर लोगों ने दिखला दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने ही भिन्न हों, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वे सब एक थे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की परिकल्पना की गई थी। इस झंडे को सारे भारत में लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा है कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचानना और प्रोत्साहित किया जाता है। इसमें विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया। नीचे एक तस्वीर आप सभी देख सकते हैं। यह स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भाषण देते हुए पंडित नेहरू का तस्वीर है। और इस तरह से इस अध्याय के जो मुख्य बिंदु थे वो समाप्त होते हैं और अब हम सभी सीधे सीधे प्रश्नों पे ध्यान देंगे जो इस चैप्टर के लिए इस पुस्तक में शामिल किए गए हैं। तो पहला प्रश्न है, लद्दाख के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह मरुस्थलीय क्षेत्र है, यह अधिक समय तक बर्फ से ढका रहता है, यहाँ अत्यधिक कृषि होती है, इस क्षेत्र में जैव विविधता अत्यधिक है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। तो जैसा कि हम सभी ने पढ़ा था कि यह मरुस्थलीय क्षेत्र है और यह अधिक बर्फ से ढका रहता है, ये दोनों कथन सही हो जाते हैं। और यहाँ अत्यधिक कृषि होती है, तो यहाँ कृषि तो उतनी अधिक मात्रा में हो नहीं पाती है और जैव विविधता की अधिकता भी नहीं देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन सी हो जाता है। और इसका डिटेल्स भी हम सभी नीचे देख सकते हैं कि लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में स्थित है, एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर बहुत कम खेती संभव है क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती है। यह क्षेत्र अधिकांश समय तक बर्फ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उगते हैं, इसलिए इस क्षेत्र में जैव विविधता कम पाई जाती है। दूसरा प्रश्न है, पश्मीना ऊन प्राप्त किया जाता है बकरी से, घोड़ों से, भैंस से, भेड़ से। तो हम सभी इसमें पढ़े थे कि लद्दाख के लोग जो होते हैं वो एक खास किस्म की बकरी पालते हैं और ये पश्मीना ऊन जो है उन्हीं से पाया जाता है। तो डिटेल्स दिया है कि लद्दाख के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिसमें पश्मीना ऊन प्राप्त होता है जो बहुत कीमती है, इसलिए पश्मीना शाल काफ़ी महंगी होती है। ध्यातव्य है कि इस ऊन को काफ़ी सावधानी से इकट्ठा किया जाता है, मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शालें बुनी जाती है। अगला प्रश्न है, केसर सागा किस देश का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो केसर सागा तिब्बत का महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। तो केसर सागा तिब्बत का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे छोटा तिब्बत कहा जाता है। ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, सिक्किम, लद्दाख एवं उत्तराखंड। तो इसका उत्तर हो जाएगा छोटा तिब्बत। हम सभी ने पढ़ा था कि लद्दाख लद्दाख की सुदूर पहाड़ी सुंदरता और संस्कृति काफ़ी प्रसिद्ध है। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बौद्ध धर्म किस रास्ते से यहाँ पहुंचा। तो लद्दाख रास्ते से ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। लद्दाख को छोटा तिब्बत कहा जाता है। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि छोटा तिब्बत किसे कहते हैं। तो लद्दाख को हम सभी छोटा तिब्बत कहते हैं
क्योंकि यहाँ तिब्बत की संस्कृति जैसे खान पान, रहन सहन, धर्म इत्यादि से काफ़ी प्रभावित है। ध्यातव्य है कि लद्दाख भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। भारत के संदर्भ में अगला प्रश्न है, भारत के संदर्भ में केरल की अवस्थिति है, यानी कि भारत जहाँ स्थित है उससे किस दिशा में केरल स्थित है। तो हम सभी पढ़े थे कि केरल जो है वो दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। तो एक्सप्लेनेशन हम सब देखेंगे कि केरल भारत के दक्षिण पश्चिम में बसा हुआ एक राज्य है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है तो दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं, जिसके कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक है। तो उत्तर हुआ हमारा दक्षिण पश्चिम। भारत के संदर्भ में केरल की अवस्थिति दक्षिण पश्चिम में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय दिया जाता है? टॉमस रो, संत थॉमस, वास्को डिगामा, संत पोप बेनेडिक्ट। तो ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस को माना जाता है और उन्हें यही माना जाता है कि लगभग 2000 साल पहले भारत आए, इसलिए भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को दिया जाता है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है भारत के किस जगह पे, तो यहाँ पे ब्रैकेट में दे रखा है कि भारत के केरल जगह पे संत थॉमस आए थे और उन्हीं को यह श्रेय दिया जाता है कि वहीं ईसाई धर्म भारत में लेकर आए। अगला प्रश्न है, चिन्ना वल्ला क्या है? एक व्यावहारिक जहाज है, एक हथियार है, मछली पकड़ने का जाल है, एक ऐतिहासिक स्थल है। तो केरल में मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं उसे चिन्नी वाला कहते हैं। ये चिन्नी जालों से हूबहू मिलते हैं। तो केरल में मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं उसे चिन्नी वाला कहते हैं। अगला प्रश्न है, चिन्ना चट्टी से क्या आशय है? चिन्ना चट्टी से क्या आशय है? ऑप्शन है, एक सब्जी जो शीत ऋतु में उगती है, एक विशेष प्रकार का बर्तन, एक त्योहार, एक विशेष प्रकार की मिट्टी। तो चिन्ना चट्टी के बारे में हम सभी ने पढ़ा था कि यह एक बर्तन होता है। तो इसका उत्तर हुआ कि केरल में लोग एक विशेष प्रकार का बर्तन इस्तेमाल करते हैं जिसे चिन्ना चट्टी कहते हैं। अगला प्रश्न है, कथन ए और कथन आर। कथन ए है, भारत विविधताओं का देश है और उसी का कारण है भारत में विभिन्न भाषाएं, खान पान, रीति रिवाज व सांस्कृतिक विविधता है। तो ये जो है हमारा ऑप्शन ये कह रहा है कि कथन ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या सही करता है। फिर ऑप्शन बी है, ए आर दोनों सही है, आर जो है ए की व्याख्या सही से नहीं करता है। सी नंबर ऑप्शन बताता है कि कथन ए सही है परंतु आर गलत है और डी कथन बताता है ए गलत है किंतु आर सही है। तो इस तरह से हम सभी देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन कि भारत विविधताओं का देश है। यहाँ के लोग विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, इनकी जीवन शैली, रहन सहन, खान पान इत्यादि में भिन्नता पाई जाती है। यहाँ के लोग अलग अलग त्योहार व भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं, अतः भारत में विविधता पाई जाती है। अतः कथन ए और कारण आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है कि भारत की भौगोलिक परिस्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केरल या लद्दाख की भौगोलिक स्थिति भिन्न भिन्न है। उत्तरी भारत व दक्षिण भारत को विभिन्न विदेशी व्यापारियों ने प्रभावित किया। और तीसरा है, लद्दाख में मसालों की खेती व केरल में गर्म कपड़े की उपयुक्त परिस्थितियां पाई जाती हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करना है कि कौन कौन सा सही है। तो हमारा ऑप्शन जाता है डी, केवल एक और केवल दो सही हैं। केरल व लद्दाख की भौगोलिक स्थितियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, किंतु दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव हैं। दोनों ही क्षेत्रों की चीन व अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। जहां केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती को संभव बनाया, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति ने उन व्यापारियों को अपनी ओर आकर्षित किया। अगला प्रश्न है, दीन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पर दो बूंद आंसू उन पर प्यारे बहा के जाना, दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना। उपर्युक्त पंक्तियां कहाँ से ली गई है? ऑप्शन है, भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा, भारतीय जन पार्टी, तीसरा ऑप्शन
भारतीय जन नृत्य संघ एवं चौथा ऑप्शन है भारतीय लोक दल संघ। तो हमारा उत्तर होगा यह भारतीय जन नाट्य संघ से लिया गया है। और दीन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, दो बूंद आंसू उन पर प्यारे बहा के जाना, दीन खून के हमारे, उपयुक्त जो पंक्तियां हैं भारतीय जननाट्य संघ इप्टा से ली गई है। ध्यातव्य है कि यह गीत जालियांवाला बाग हत्याकांड के शहीदों की याद में गाया गया था। अगला प्रश्न है भारत की खोज किसकी पुस्तक है? ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, मोतीलाल, जवाहरलाल नेहरू। तो हम सभी ने पढ़ा था कि भारत एक खोज जो पुस्तक है वो जवाहरलाल नेहरू जी की पुस्तक है। भारत की खोज पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू थे। इसमें नेहरू जी ने लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचानना और प्रोत्साहित किया जाता है। विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है। वह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रगान जन गण मन किसकी रचना है? रविंद्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय, स्वामी विवेकानंद, राजा राममोहन राय। तो इसका उत्तर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, इसमें भारतीय एकता की ही अभिव्यक्ति है, जो भारत की विविधता को प्रदर्शित करते हुए एकता व अखंडता को प्रतिबिंबित करता है। अगला प्रश्न है अनेकता में एकता का विचार किसने दिया? तो अनेकता में एकता का विचार भी जवाहरलाल नेहरू ने ही दिया अपनी पुस्तक भारत की खोज में। जो भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, इस बात को नेहरू जी ने इस पुस्तक के माध्यम से बताया था। और अगला प्रश्न है जालियांवाला बाग हत्याकांड में 388 से अधिक निहत्थे पुरुष, महिलाएं एवं बच्चे मारे गए और कथन के बाद कारण आर दिया है कि ब्रिटिश जनरल डायर ने उन शांति प्रिय व निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाईं जो केवल सभा कर रहे थे। और इस प्रकार से हमारा ऑप्शन है कथन ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, और आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए, जिसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में दो राष्ट्रवादी नेताओं सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे, जिनकी गिरफ्तारी रॉलेट एक्ट के तहत की गई थी। वहां अचानक ब्रिटिश जनरल डायर ने उन शांति प्रिय निहत्थे भीड़ पर गोलियां चलवा दी थी जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे। इस हत्याकांड में 388 से अधिक निहत्थे पुरुष, महिलाएं एवं बच्चे मारे गए। अतः कथन ए और कारण आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है ओणम का प्रसिद्ध त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो ओणम हमारे देश में मनाया जाता है और वो राज्य है केरल। ओणम केरल राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है जिसमें नाव की प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। यह मुख्य रूप से किसानों का त्यौहार है। ध्यातव्य है कि यह त्यौहार हिंदू धर्म की पौराणिक कथा राजा बलि व भगवान विष्णु के वामन अवतार से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है भारत विविधताओं से भरा देश है। भारत में विविधता किन किन रूपों में परिलक्षित होती है? भाषाई एवं खान पान के रूप में तो बिल्कुल हमारी भाषाएं अलग हैं, खान पान भी अलग अलग जगहों के अलग अलग हैं। सांस्कृतिक एवं धार्मिक रूप में बिल्कुल संस्कृति भी अलग अलग है, हमारे धर्म भी अलग अलग हैं। अगला ऑप्शन है अमीरी व गरीबी के रूप में, तो बिल्कुल नहीं, हम लोग अमीरी एवं गरीबी को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं, गरीबी को कि हर कोई समान हो सके। तो अमीरी गरीबी वाली जो बात है वो बिल्कुल ही गलत है। जाति व्यवस्था के रूप में इस चीज़ को भी हम लोग मिटाने का प्रयास करें तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक एवं दो भाषाएं एवं खान पान के रूप में, सांस्कृतिक एवं धार्मिक रूप में। लिखा है एक्सप्लेनेशन में भारत विविधताओं वाला देश है। भारत में विविधताएं कई रूपों में दिखाई पड़ती है, जैसे भाषाएं एवं खान पान के रूप में, सांस्कृतिक एवं धार्मिक रूप में, भौगोलिक रूप में, रहन सहन तथा पहनावे के रूप में। अमीरी गरीबी जाति व्यवस्था छुआछूत आदि विविधता के रूप नहीं है, बल्कि ये गैर बराबरी व असमानता के उदाहरण है। अगला प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार करें कि कौन से कथन सत्य हैं।
तो ऑप्शन है पुराने समय में यात्राएं खेती, निवास व व्यापार के लिए की जाती थी। किसी क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जब पुरानी व नई संस्कृति में आदान प्रदान होता है तो एक मिश्रित संस्कृति का निर्माण होता है। और चौथा ऑप्शन है पृथ्वी पर उपस्थित विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियां भी विविधता को संपोषित करती है। तो इसमें से हमें सत्य कथन चुनना था। तो इसमें से सत्य कथन जो हो जाएंगे वो हमारे हो जाएंगे कि पुराने समय में यात्राएं अक्सर खेती, निवास व व्यापार के लिए की जाती थी। बिल्कुल सही है। इसके अलावा सूखा, अकाल और युद्ध के कारण भी लोग नए स्थानों की तलाश शुरू करते थे। लोग जब नई जगहों में बसना शुरू करते थे तो उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था। कुछ चीज़ें वे नई जगह को अपना लेते थे और कुछ चीज़ों में वे पुराने ढर्रे पर ही चलते रहते थे। इस तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए और पुराने का मिश्रण होता रहता था, जिसके कारण नई संस्कृति व पुराने किसी भी क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक व भौगोलिक परिस्थिति का प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न है भारत के शीत मरुस्थलीय प्रांत लद्दाख पर विचार कीजिए। लद्दाख जम्मू कश्मीर के पश्चिम में पहाड़ियों में बसा हुआ एक मानसूनी इलाका है। इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती और यहाँ लंबे समय तक बर्फ से आच्छादित रहता है। यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पश्मीना पालते हैं, जिससे पश्मीना शाल बनाया जाता है। तो बिल्कुल पश्मीना शाल बनाया जाता है, सही है। और इस क्षेत्र में बारिश तो बिल्कुल नहीं होती है। तो 2 और 3 सही होते हैं, जबकि पहला नंबर जो ऑप्शन है लद्दाख जम्मू कश्मीर के पश्चिम में पहाड़ियों में बसा हुआ, ये बिल्कुल गलत है। लद्दाख जम्मू कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि लद्दाख एक जम्मू कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ बारिश बिल्कुल नहीं होती तथा लंबे समय तक यहाँ इलाका बर्फ से ढका रहता है। यहाँ के लोग एक खास किस्म के बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है, जिससे पश्मीना शाल बनाया जाता है। अगस्त 2019 में भारत की संसद ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पारित किया, जिसके द्वारा 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अगला प्रश्न है लद्दाख के व्यापारिक व धार्मिक इतिहास से संबंधित कौन से कथन सत्य हैं। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। करीब 400 वर्ष पहले यहाँ के लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ। तिब्बती ग्रंथ केसर सागर लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। यहाँ कई घाटियाँ हैं जिनसे होकर मध्य एशिया के काफिले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरियाँ आदि लेकर व्यापार के लिए तिब्बत पहुँचते थे। तो बिल्कुल सही बात है कि सभी प्रश्न के जो ऑप्शन हैं, सभी ये जो प्रश्न हैं उनके जो ऑप्शन हैं वो सभी सत्य हैं। तो ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा कि सभी कथन सत्य हैं। एक्सप्लेनेशन देखने की ओर चलेंगे तो लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। लद्दाख को व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया क्योंकि यहाँ अनेक घाटियाँ हैं जिनसे होकर मध्य एशिया के व्यापारी मसाले, कच्चा रेशम, दरिया आदि लेकर तिब्बत पहुँचते थे। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। अगला प्रश्न है केरल राज्य के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है। तो केरल भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ है। केरल एक तरफ समुद्र से घिरा है, दूसरी तरफ पहाड़ियों से। यहाँ की पहाड़ियों पर विभिन्न प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। तो अगर इसके हम लोग उत्तर की बात करें तो 1, 2 और 3 तीनों ही सही हो जाता है कि केरल भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में स्थित राज्य है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा है तो दूसरी तरफ पहाड़ियों से घिरा है। इन पहाड़ियों पर विभिन्न प्रकार के मसाले उगाए जाते हैं जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि, जिसके कारण केरल को मसाला उद्यान के नाम से जाना जाता है। और इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है केरल के धार्मिक व व्यापारिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन गलत है। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए। ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस 2000 वर्ष पहले यहाँ आए। इब्न बतूता ने यहाँ के मुसलमानों के जीवन का विवरण अपनी यात्रा वृत्तांत में लिखा है। चीनी व्यापारी केरल नहीं आए थे। तो ये गलत बात है कि चीनी व्यापारी केरल नहीं आए थे। अब हम लोग इस प्रश्न के ऑप्शन की तरफ ध्यान दे चुके हैं और ऑप्शन के बाद एक्सप्लेनेशन की तरफ ध्यान दे तो सबसे पहले अरबी व यहूदी केरल आए थे। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 वर्ष पहले यहाँ आए थे।
इब्न बतूता भी 700 वर्ष पहले यहाँ आया था और अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण दिया। चीनी व्यापारी भी केरल आए क्योंकि यहाँ मछली पकड़ने वाले जाल का नाम चिन्नावल्ला है, जो हूबहू चीनी जालों से मिलता है। वास्को डी गामा पानी की जगह से यहाँ पहुंचा तो पुर्तगालियों ने यूरोप कहाँ चला गया, एक सेकंड, हम लोग आ गए अंतिम प्रश्न पे थे जो कि प्रश्न संख्या 22 था। और एक्सप्लेनेशन हम लोग देख रहे हैं तो इसमें दे रखा है कि चिन्नावल्ला जो है वो यहाँ मछली पकड़ने वाले जाल का नाम है, जो हूबहू चीनी जालों से मिलता है। वास्को डिगामा पानी के जहाज से यहाँ पहुंचा तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिनमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू व बौद्ध धर्म शामिल है। इस प्रकार से इस पुस्तक का एनसीईआरटी की कक्षा 6 का पहला अध्याय समाप्त हुआ। हम लोग अगले वीडियो में विविधता एवं भेदभाव से जुड़े हुए जो चैप्टर है दूसरा, उसको देखेंगे। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।